नमस्कार मित्रों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों का जो क्लास है वह है आरआरबी 160 लेक्चर का दूसरा लेक्चर है। और पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके के बनते हैं, चाहे उसके स्थलों से संबंधित रहा हो, चाहे प्राचीन व्यवस्था में बौद्ध संगीतों से बातें रही, वह हम लोगों ने पढ़ा। आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे सल्तनत काल से संबंधित, कहने का मतलब मेडुअल से संबंधित प्रश्न यहां से आपके जीके के जो बनते हैं वह सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस कड़ी में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना दूसरा लेक्चर। तो आज का जो लेक्चर के तहत हमको देखना है वह है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल है, जो पीरियड है, वह है 1200 से लेकर के कब तक है, 1526 ईस्वी तक। 1200 से लेकर के 1526 ईस्वी तक के काल को हम सल्तनत काल या दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। अब दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में हमें जो पढ़ना है जीके के अकॉर्डिंग, वह इनके शासकों का काल या इस दिल्ली सल्तनत के तहत जो भी शासक हुए वह शासक किस वंशावली से संदर्भित थे। तो यहां दिल्ली के सल्तनत काल के तहत हम जो पहले पढ़ेंगे वह हमारा है गुलाम वंश। हम यह ध्यान रखेंगे कौन सा वंश है, गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे वह कौन सा वंश है, गुलाम वंश। यह भी याद रखना है कि इस गुलाम वंश के अंतर्गत 11 शासक हुए। कितने शासक हुए इस गुलाम वंश के अंतर्गत बच्चों, कितने शासक हुए इस गुलाम वंश के अंतर्गत? हम देख रहे हैं कितने शासक, 11 शासक हुए। और ये इस 11 शासक में पहले शासक को अगर हम देखें तो पहले शासक का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा आप पढ़े होंगे, इनका 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल क्या था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल था 1206 से लेकर के कब तक, 1210 तक। इनका कार्यकाल कब से कब रहा, 1206 से लेकर के कब तक रहा, 1210 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है, चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हो जाती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश का शासक जो बनता है वह है आराम शाह। कुतुबुद्दीन के बाद दूसरा शासक जो होता है वह कौन है, आराम शाह। आराम शाह। कुतुबुद्दीन के बाद गुलाम वंश का दूसरा शासक कौन है, आराम शाह। आराम शाह का भी पीरियड अगर देखा जाए तो मात्र थोड़े ही समय तक शासन पर रहा। थोड़े समय का क्या हो जाए, 1210 में ही इसकी भी क्या हो गई, सत्ताच्युत हो गया आराम शाह। कुतुबुद्दीन के बाद गुलाम वंश का दूसरा शासक कौन होता है, आराम शाह। 1210 ईस्वी में इसका कार्यकाल खत्म। आराम शाह के बाद गुलाम वंश का अगला जो शासक है वह है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। गुलाम वंश के बाद आराम शाह के बाद अगला शासक कौन होता है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का कार्यकाल 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक
दिल्ली के राजगद्दी पर आसीन रहा। कब से? 1210 से लेकर कब तक मित्रों? 1236 तक। और अगला है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह का भी कार्यकाल अल्प रहा। इनका कार्यकाल था कब तक? केवल 1236 में ही, बहुत अल्प समय तक। और रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद गुलाम वंश का अगला शासक, गुलाम वंश का अगला जो शासक होता है, गुलाम वंश का अगला शासक वह है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। गुलाम वंश का अगला शासक कौन होता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासन काल 1236 से लेकर 1239 ईस्वी तक। 1236 से लेकर के कब तक? 1239 ईस्वी तक। और इसी के बाद 1239 ईस्वी में इल्तुतमिश के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह। इल्तुतमिश के बाद अगले शासक जो होते हैं वह है मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह का शासन काल आता है और इनका शासन का जो पीरियड रहा वह है 1240 से लेकर के 1242 तक। 1240 से लेकर के कौन आए? 1240 तक। फिर से एक बात देखें, यहां थोड़ा सा देखिएगा। पहले शासक सत्ता पर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन जो था वह कब से? 1206 से लेकर के 1210। 1210 की गति पर पुनः शासन सत्ता पर आसीन होते हैं आराम शाह 1210 ईस्वी में। 1210 ईस्वी के बाद शासन सत्ता पर आसीन होते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासन काल 1210 से लेकर के कब से तक रहा? 1236 ईस्वी तक। 1236। और इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज का 1236 ईस्वी में। अब यहां थोड़ा सा गलती, यहां ध्यान दीजिएगा। यहां इल्तुतमिश नहीं, यह शासन इल्तुतमिश यहां हो गया था रजिया सुल्तान। शासन सत्ता पर कौन आया था? रजिया सुल्तान। यहां शासन सत्ता पर कौन बैठा? रजिया सुल्तान। इनका जो पीरियड था वह कब तक? रजिया सुल्तान का पीरियड था 1236 से लेकर के कब तक? 1239 ईस्वी तक। 1236 से लेकर के कब तक है? 1239 ईस्वी तक। और यहीं पर आप रजिया सुल्तान के बाद शासन सत्ता पर आते हैं मुइजुद्दीन बहराम शाह, जो शासन पर आते हैं 1240 से लेकर के 1242 तक। मुइजुद्दीन बहराम शाह कब तक रहते हैं? 1240 से लेकर के कब तक? 1242 तक। अगले शासन सत्ता पर आते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। इसी के बाद आते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह का शासन काल
1242 से लेकर के 1246 के बीच में। 1242 से लेकर के कौन हो रहे हैं? 1246 के बीच में। और इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद, शासन सत्ता पर कौन आ रहे हैं? नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद का शासनकाल 1246 से 1265, 1246 से लेकर के इनका शासन का पीरियड था 1256 तक। 1246 से लेकर कौन आए? 1256 तक। और इसके बाद अगला है आपके गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन। और जिसने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था। जिसने किस नीति को अपनाया? रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। इनका शासन काल है 1265 से लेकर के, इनका शासन काल कब तक है? 1265 से लेकर के। यहां देखा जाए तो नसीरुद्दीन महमूद का कार्यकाल कब है? 1246 से लेकर के 1265 तक। इनका शासन काल कब है? 1246 से लेकर के 1265 तक। और गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल, जिन्होंने भारत में रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था, इनका शासन का जो पीरियड है वह है 1265 से लेकर के कब तक? 1287 तक। 1265 से लेकर के कब तक है? 1287 तक। इसके बाद आते हैं शासन सत्ता पर कैकूबाद। इसके बाद शासन सत्ता पर कौन आते हैं? कैकूबाद। अब कैकूबाद का जो शासन काल है वह है 1287 से 1290 तक। 1287 से कब तक है? 1290 तक। और इसके बाद क्यूमर्स। इस सत्ता पर कौन आसीन होते हैं? गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है कौन? क्यूमर्स। और इसका शासनकाल 1290। इनका शासनकाल कब तक है? 1290। आप यहां देखें कुतुबुद्दीन, गुलाम वंश, इसमें कुल कितने शासक हुए? इसमें कुल कितने शासक हुए? इसमें कुल 11 शासक हो रहे हैं। कितने शासक? 11। इस 11 शासक में पहला शासक कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा शासक आराम शाह। तीसरा शासक इल्तुतमिश। चौथा शासक रुकनुद्दीन फिरोज शाह। चौथा। पांचवा शासिका रजिया सुल्तान। छठा मुइजुद्दीन बहराम शाह। सातवां आपके होते हैं अलाउद्दीन मसरूफ शाह। और आठवें शासक के रूप में नसीरुद्दीन महमूद। और 9वें शासक के रूप में आपके कौन हो रहे हैं? गयासुद्दीन बलबन। और 10वें शासक बन रहे हैं कौन? कैकूबाद। और 11वें शासक आपके हो रहे हैं क्यूमर्स। और इसी क्यूमर्स की हत्या, 3 वर्षीय बालक की हत्या करके इस राजवंश के बाद, दिल्ली सल्तनत के इस राजवंश के साथ अगला वंश जो शुरू होता है वह है बच्चों खिलजी वंश। अगला वंश 3 वर्ष क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने एक नए वंश, जिसका नाम है, एक नए
वंशावली के तहत जिसे हम नाम रखते हैं, नाम रख दिया गया है, खिलजी वंश की शुरुआत होती है। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पहला वंश जो आया वो कौन सा है? गुलाम वंश। चले बढ़ते हैं दूसरे वंशावली की तरफ हम लोग देखते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पहले वंश को हमने देखा, पहला वंश क्या था? गुलाम वंश। और अब चर्चा करते हैं कि इस पीरियड का दूसरा जो वंश है, इसके अंतर्गत जो दूसरा वंश है वह है खिलजी वंश। दूसरा वंश जो है वह है क्या? खिलजी वंश। दूसरा वंश है खिलजी वंश। खिलजी वंश। और खिलजी वंश के अंतर्गत याद रखेगा, इस वंश के अंतर्गत 5 शासक हुए। खिलजी वंश के अंतर्गत कितने शासक हुए? 5 शासक। और जिसमें पहला शासक, इस खिलजी वंश का पहला शासक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी किसकी हत्या करके? 3 वर्षीय बालक यूमस की हत्या कर 72 वर्ष का जलालुद्दीन एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम है खिलजी वंश। और इस शासक का जो कार्यकाल रहा वह 1290 से लेकर के 1296 से लेकर कब तक रहा? 1296 में। खिलजी वंश का पहला शासक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जिनका कार्यकाल रहा 1290 से लेकर के कब तक? 1296। चलिए दूसरे जलालुद्दीन खिलजी के बाद इस वंश का दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1200, यहां ध्यान दीजिएगा, 1296 से 1316 तक, 1316 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1296 से लेकर के 1316 तक। इसके बाद शिहाबुद्दीन उमर। इसके बाद शिहाबुद्दीन, तीसरे जो हुए, तीसरे हैं शिहाबुद्दीन उमर। शिहाबुद्दीन उमर शासन सत्ता पर आसीन। मात्र ये इनका जो कार्यकाल रहा 35 दिन का कार्यकाल रहा, अर्थात 1316 में ही इनकी मृत्यु हो गई। इसका शिहाबुद्दीन उमर का, जो कितने दिन तक शासन सत्ता पर रहे? केवल कहा जाए तो इनका शासन का जो काल था वह केवल 35 दिन तक। कितने दिन तक? केवल 35 दिन था। चौथे थे कुतुबुद्दीन। चौथे थे कुतुबुद्दीन। चौथे थे कुतुबुद्दीन मुबारक। 5 शासक थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। इनका कार्यकाल
1316 से लेकर के 1320 तक इनका कार्यकाल कब तक रहा? 1316 से लेकर के कब तक? 1320 तक। अगले हैं नासिरुद्दीन, पांचवें थे नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन खुसरो, नासिरुद्दीन खुसरो, यह आपके पांचवें हैं जिनका कार्यकाल कहा जाए 1320। यानी मतलब खिलजी वंश के अंतर्गत 5 शासक हुए और यह 5 शासक आपके कौन कौन से हैं? 1, 4 और 5। तो खिलजी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? याद रखिएगा, कौन है? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जिनका शासनकाल कब से कब तक? 1290 से लेकर 1296 में। इसी बाद इनकी अलाउद्दीन खिलजी, जिनका शासनकाल 1296 से लेकर के 1316 तक। तो यह रहा दिल्ली सल्तनत काल का दूसरा जो वंश है वह कौन सा है? खिलजी वंश। दूसरे वंश का नाम क्या था? खिलजी वंश। तो इस वंश के बाद जो तीसरा वंश होता है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, जो तीसरे वंश की बात की जाती है, तो तीसरे वंश के दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो तीसरा वंशावली आती है, तीसरा वंश वह है तुगलक वंश। वह कौन सा है? तुगलक वंश। इसके अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तीसरी वंशावली है कौन सी? तुगलक वंश। और इस तुगलक वंश के अंतर्गत हम इसमें 9 शासक हुए। कितने? इसमें 9 शासक हुए, जिसमें पहला शासक हैं, पहले शासक इस वंशावली के हैं गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। इस वंश के पहले शासक कौन हुए? तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 1320 से 1325, 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। 1320 से लेकर के कब तक? 1325 तक इनका कार्यकाल। दूसरे इस वंश के शासक होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। दूसरे होते हैं कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन का कार्यकाल रहा 1325 से लेकर के 1351 तक इनका कार्यकाल रहा। सबसे योग्य शासक पढ़ा लिखा मोहम्मद बिन तुगलक इस वंशावली का। और तीसरे शासक मोहम्मद तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। तीसरे शासक कौन होते हैं? फिरोज शाह तुगलक। 1351 से लेकर के 1388 तक फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से लेकर कब तक? 1388 तक। चौथे फिरोज शाह तुगलक के बाद गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। गयासुद्दीन तुगलक शाह
गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय का कार्यकाल 1388 से 1389, इनका कार्यकाल 1388 से लेकर कब तक? 1389। इसके बाद अगला कार्यकाल अबू बक्र शाह। अबू बक्र शाह, अबू बक्र शाह, इनका कार्यकाल 1389 से 1390 तक। 1389 से लेकर के 1390 तक। मोहम्मद शाह थर्ड, मोहम्मद शाह थर्ड, मोहम्मद शाह 1390 से लेकर के 1390 से लेकर के इनका कार्यकाल 1394 ईस्वी तक। इनका कार्यकाल कब तक रहा? 1390 से लेकर के 1394 ईस्वी तक। अलाउद्दीन सिकंदर, अलाउद्दीन सिकंदर, अलाउद्दीन सिकंदर, अलाउद्दीन सिकंदर शाह फर्स्ट, अलाउद्दीन सिकंदर शाह फर्स्ट, इनका भी कार्यकाल अल्प समय तक रहा, ये 1394 तक ही रहे। अलाउद्दीन सिकंदर शाह, तो यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7, अलाउद्दीन सिकंदर शाह। 2 स्वतंत्र शासक हुए, यहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा, इस वंशावली के अंतर्गत 2 स्वतंत्र शासक हुए, 2 स्वतंत्र शासक हुए, 2 स्वतंत्र शासक यहां हो रहे हैं। और इन 2 स्वतंत्र शासकों में पहला शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद शाह, ये स्वतंत्र शासक के रूप में रहे, जिनका कार्यकाल 1394 से लेकर के 1413 तक स्वतंत्र शासक के रूप में। और दूसरे रहे नुसरत शाह, नुसरत शाह, ये 2 स्वतंत्र शासक के रूप में थे। कौन कौन से? नसीरुद्दीन महमूद शाह और दूसरे कौन है? नुसरत शाह। यही पीरियड था। तो यह 2 स्वतंत्र शासक होते हैं। तो यहाँ की तुगलक वंश के अंतर्गत कितने शासक हुए? 9, और जिनका यहाँ पर विवरण दिया गया है। यह आपके तीसरी वंशावली, दिल्ली सल्तनत की तीसरी वंशावली जो होती है वह कौन है? वह है तुगलक वंश। कौन सा वंश है? वह है आपका तुगलक वंश। और इसी के बाद चौथी वंशावली के रूप में जो विवरण मिलता है, जो इनकी दिल्ली सल्तनत की चौथी वंशावली, वह है सैयद वंश। वह है कौन सा? सैयद वंश। और सैयद वंश के शासक होते हैं खिज्र का। और इस सैयद वंश में 4 शासक, सैयद वंश के अंतर्गत कितने शासक होते हैं? 4 शासक। और पहले शासक हैं इस वंश के खिज्र खां। खिज्र खां, इस वंश के अंतर्गत जो पहले शासक होते हैं कौन? खिज्र खां। खिज्र खां का शासन काल 14 से 14
से लेकर के 14 से 21 तक इनका शासनकाल रहा। खिज्र खां, खिज्र खां का शासनकाल 14 से लेकर के 14 से 21 तक। और इसी में दूसरे शासक मुबारक शाह, मुबारक शाह, यह दूसरे शासक हुए मुबारक शाह। 1421 से लेकर के 1400, फिर से देखें, 1421 से लेकर 1434 तक इस वंश का शासनकाल रहा मुबारक शाह। एक बाद मोहम्मद शाह, दूसरे तीसरे कौन होते हैं? तीसरे हैं मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का शासनकाल है 1434। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1434 से लेकर के 1445 तक का शासनकाल। 1434 से लेकर कब तक था? 1445 तक। अगला है चौथे जो थे वह हैं अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। चौथे जो होते हैं कौन है? अलाउद्दीन आलम शाह। और इनका शासनकाल था 1445 से लेकर के 1451 तक इनका कार्यकाल रहा। तो दिल्ली सल्तनत के चौथा राजवंश जो था वह कौन था? वह है आपका सैयद वंश। कौन सा वंश है? सैयद। और सैयद वंश के अंतर्गत कितने शासक हुए? इसके अंतर्गत 4 शासक हुए। और इस सैयद वंश के बाद दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंशावली जो आती है वह है लोदी वंश। अगली वंशावली कौन सी आ रही है? अगली वंशावली जो है वह है लोदी वंश। शुरू करते हैं, कौन सा? लोदी वंश। अगली वंशावली आपकी कौन सी है? लोदी वंश। और लोदी वंश के अंतर्गत 3 शासक होते हैं। इसमें 3 शासक। लोदी वंश के अंतर्गत कितने शासक? 3। और लोदी वंश में पहले शासक बहलोल लोदी, बहलोल लोदी पहले शासक के रूप में कौन जाने जाते हैं? बहलोल लोदी। 1457 से लेकर 1489 तक इनका शासन काल रहा बहलोल लोदी। दूसरे शासक होते हैं सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का शासन काल 1487 नहीं बल्कि 89, 1457 से 1489। 1457 से कब तक है? 1489। सिकंदर लोदी का है 1489 से लेकर के 1517 तक। इनका शासनकाल 1489 से लेकर के कब तक है? 1517 तक। और इसके बाद है इब्राहिम लोदी। तीसरे शासक हैं इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, जिसका शासनकाल 1517 से लेकर के 1526 तक। 1517 से लेकर कब तक? 1526 तक। तो यह रहा आपका
1200 से लेकर के हम लोग कहां तक वर्णन किया था? दिल्ली सल्तनत का पीरियड कितना है? 1200 से लेकर के 1526, और 26 में अंतिम शासक होते हैं कौन? इब्राहिम लोदी, जिनका शासनकाल होता है 1517 से लेकर के 1526, और पानीपत का प्रथम युद्ध। तो अगला चलते हैं, अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न आपका यहां दिया गया है, प्रमुख मत एवं उनके प्रवर्तक। यहां प्रमुख मत और इस मत के प्रवर्तक कौन हैं? यह बड़ा ही अच्छा प्रश्न जीके का आता है। एक दो प्रश्न निश्चित तौर से यहां से पूछे जाते हैं कि प्रमुख मत एवं उनके प्रवर्तक। जैसे मत है, यहां मत देखिए, यहां मत लिखा गया है अद्वैतवाद। यहां मत कौन सा दिया गया है? यहां मत दिया गया है अद्वैतवाद। अब अद्वैतवाद मत के प्रवर्तक कौन थे? तो अद्वैतवाद मत के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य। अद्वैतवाद मत के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य। फिर देखिए दूसरा दिया गया विशिष्टाद्वैतवाद। तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। इसके प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। तीसरे दिए गए द्वैताद्वैतवाद। इसके प्रवर्तक आपके हैं निम्बारकाचार्य। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन? निम्बारकाचार्य। शुद्ध द्वैतावाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। शुद्ध द्वैतावाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। उसी कड़ी में द्वैतवाद के प्रवर्तक माध्वाचार्य। भेद भाव के प्रवर्तक भास्कराचार्य। शैव विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक श्रीकंठ। अचिंत्य भेदवाद के प्रवर्तक हैं बलदेव। वीर शैव विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक श्रीपति। अभिभाग द्वैत के प्रवर्तक विज्ञान भिक्षु। तो यहां से बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, इसमें भी आप विशेष करके यह प्रश्न, ये प्रश्न, ये और यहां तक इन प्रश्नों को ज्यादातर संभावनाएं यहां से पूछने के लिए आते रहते हैं, विशेष करके जीएस के प्रश्नों के अंतर्गत। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्नों की तरफ। अगला यहां दिया गया है सूफी संप्रदाय। यहां क्या लिखा गया है? सूफी संप्रदाय। अब सूफी संतों द्वारा सर्वप्रथम उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया, याद रखिएगा। सूफी संतों के द्वारा सर्वप्रथम उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया। उर्दू भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किस संतों के द्वारा हो रहा है? सूफी संतों के द्वारा इस भाषा का प्रयोग किया गया। सूफी संत दो भागों में विभाजित था। एक था बासरा और दूसरा था बेसरा। बासरा और बेसरा। बासरा वह होता था जो इस्लामिक कानून के क्या थे? समर्थक थे। बासरा कौन होते थे? बासरा वो होते थे जो इस्लामिक कानून के समर्थक थे। और बेसरा इस्लामिक कानून से मुक्त थे। इस्लामिक कानून से पूरी तरह से क्या थे? मुक्त थे। अब बासरा के 4 संप्रदाय होते हैं। इसके अंतर्गत 4 संप्रदाय बनते हैं। इसमें एक है आपका चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिला। दूसरा है सुहारवर्दी सिलसिला या संप्रदाय, कादरी संप्रदाय सिलसिला और नक्शबंदी। तो बासरा इस्लामी कानून का जो समर्थक है उसके 4 संप्रदाय में होते हैं। पहला है चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक जो हैं वह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक भारतीय हैं जिनका क्या नाम है? ख्वाजा मोइनुद्दीन। सुहारवर्दी संप्रदाय के संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी। शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी इसके संस्थापक थे। कादरी सिलसिला के संस्थापक थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी। नक्शबंदी भारतीय प्रचारक ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्लाह। ख्वाजा
मोहम्मद बकी बिल्ला। अब यहां भारतीय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये भी दो पार्टों में, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अंतर्गत विभाजित। तो उत्तर भारत में इसके कौन होते हैं? ख्वाजा बख्तियार काकी। इसके कौन होते हैं? ख्वाजा बख्तियार खाकी, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो बाबा फरीद के क्या थे? शिष्य थे। तीसरे होते हैं हजरत अलाउद्दीन साबिर, और अगले हैं नासिरुद्दीन चिरा, ये हुए। और दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो बुहरान और गेसुद्दराज। तो यह रहा सूफी संप्रदाय से संबंधित बातें। किससे थी? सूफी संप्रदाय से संबंधित यहां पर पूछा गया है। तो यह भी ध्यान दीजिएगा कि विशेष करके जो पूछा जाता है जीके के प्रश्नों में कि चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक, सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक, कादिर सिलसिला नक्शबंदी के संस्थापक, या उत्तर भारत में इसके कौन कौन हुए, जैसे काकी बख्तियार खाकी, हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत अलाउद्दीन। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनते हैं। तो चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्नों की तरफ। अगला देखिए, यहां लिखा गया है मराठा राजवंश। मराठे राजवंश की जो शुरुआत होती है, राजवंशावली दी गई है। इस राजवंश के कौन थे? सज्जन सिंह। इसके बाद इस वंशावली में होते हैं उग्रसेन, और उग्रसेन के अंतर्गत दो राजा कर्ण सिंह और शुभकर्ण। कर्ण सिंह देवगिर के यादव और लाखूजी जाधवराव के थे। इनके वंशज, शुभकर्ण के जो वंशज हैं, यही वंशज आगे क्या कहलाते हैं? भोसले। भोसले कहलाए। यही वंशज आगे चल के क्या कहलाया? भोसले कहलाया। अब देवगिर के यादव लाखूजी जाधव की पुत्री का क्या नाम था? जीजाबाई। जीजाबाई का विवाह किससे हुआ था? शाहजी भोसले से। और शाहजी भोसले के दो विवाह हुए थे और इनके दो पुत्र भी थे। दो विवाह हुए थे और दो पुत्र थे। तो जीजाबाई का विवाह किससे हुआ था? शाहजी भोसले का। इनका तुकाबाई मोहित का भी विवाह देखिए किससे हुआ था? तुकाबाई मोहित का विवाह भी शाहजी भोसले से। अर्थात शाहजी की भोसले के दो विवाह हुए थे, एक जीजाबाई से, एक हुआ किससे? तुकाबाई मोहित से। अब यहां देखना है कि विवाह के बाद जीजाबाई, शाहजी भोसले की जो पत्नी जीजाबाई की, यहां जीजाबाई का पुत्र शिवाजी, अर्थात शिवाजी की माता का नाम क्या होता है? जीजाबाई। शिवाजी की माता का नाम क्या होता है? जीजाबाई। शाहजी भोसले, और यहां देखेंगे बालाजी जो या मालाजी के दो पुत्र शाहजी भोसले और संभाजी, ये बड़े भाई थे। अब संभाजी बड़े भाई थे। अब संभाजी के इस बड़े भाई के दो पुत्र यहां देखेंगे, शिवाजी, जिनका संभाजी का शासनकाल 1680 से 89, और शिवाजी और राजा राम। तुकाबाई का पुत्र है राजा राम। तुकाबाई मोहित, इनकी माता का नाम है तुकाबाई। राजा राम। शिवाजी की माता का नाम क्या है? शिवाजी की माता का नाम क्या है? शिवाजी की माता का नाम है जीजाबाई। संभाजी 1680 से 89, साहू जी 1607 से 49, राजा राम की पत्नी का नाम है ताराबाई, और इनके पुत्र हुआ जिसे शिवाजी सेकंड के नाम से जाना गया 1700 से 7। स्वतंत्र शासक के रूप में सतारा साहू जी उत्तर में, और दक्षिण के कोल्हापुर शिवाजी सेकंड। यहां साहू जी होते हैं, यहां शिवाजी सेकंड। यह रहा मराठा राजवंश की क्या वंशावली के संदर्भ में। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मुगल कालीन इमारतें। अगला प्रश्न हमारा क्या है? मुगल कालीन इमारतें। तो पहले इसको देख लिया जाए कि मुगल कालीन के तहत कौन कौन सी इमारतें हैं। मुगल कालीन इमारतें, तो पहला
मुगल काल की अगर भव्य इमारतों की चर्चा की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण इमारत के रूप में शेर शाह का मकबरा। कौन सा? शेर शाह का मकबरा। इमारत के अंतर्गत शेर शाह, मुगल कालीन इमारतों में शेर शाह का मकबरा, शेर शाह का मकबरा। अब यहां से प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं कि शेर शाह मकबरा किस स्थान पर है? तो शेर शाह का जो मकबरा है वो किस स्थान पर है? तो यह है बिहार के सासाराम नामक स्थान पर। बिहार में कहा? बिहार के सासाराम में। बिहार के कहा? सासाराम में। सासाराम में, बिहार के सासाराम में शेर शाह का मकबरा है। यह किस शेर शाह का मकबरा किस शासक से संबंधित है? तो किससे कौन शासक हैं? तो इसके शासक हैं कौन? शेर शाह। शेर शाह का मकबरा किससे है? शेर शाह। अगला, पहला मकबरा शेर शाह का मकबरा। शेर शाह का मकबरा का स्थान कहाँ? जरूर याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहां से बनता है। सासाराम में, सासाराम में शेर शाह का मकबरा है। दूसरा है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं, हुमायूं का मकबरा। यह भी याद रखना है कि हुमायूं का मकबरा स्थान ही प्रायः पूछा जाता है कि हुमायूं का मकबरा किस स्थान पर है। तो यह ध्यान दीजिएगा, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। हाजी बेगम, इसके समय कौन थे? हाजी बेगम। हाजी बेगम, हुमायूं का मकबरा। तीसरी इमारतें यहाँ की मुगल काल की तीसरी इमारतों पर अगर देखा जाए तो जहांगीर महल। जहांगीर महल, जहांगीर महल ये कहाँ स्थित है? तो जहांगीर महल कहाँ स्थित है? तो जहांगीर महल है फतेहपुर सीकरी में। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में जहांगीर महल। और बनवाया कौन था? जहांगीर महल को बनवाया गया था अकबर ने। जहांगीर महल को किस शासक ने बनवाया था? अकबर के समय में बनी थी। अगला है अकबरी महल। अकबरी महल, अकबरी महल, अकबरी महल। अकबरी महल कहाँ है? अकबरी महल जो है ये भी आगरा में है। ये कहाँ है? ये आगरा में है। अकबरी महल कहाँ है? आगरा में है। जिसे निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो निर्माण भी किया गया था किसके द्वारा? अकबर के द्वारा ही इसका भी निर्माण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा भी ही इसका निर्माण किया गया था। अकबरी महल। आगरा का किला, इस समय की महत्वपूर्ण इमारतें हैं। आगरा का किला, आगरा का किला। तो आगरा का किला आगरा में है। इसका भी निर्माण अकबर के द्वारा ही किया गया था। अकबर के द्वारा ही किया गया था आगरे के किले का निर्माण। दीवान ए आम, दीवान ए आम, दीवान ए आम फतेहपुर सीकरी। दीवान ए आम फतेहपुर सीकरी में है। दीवान ए आम फतेहपुर सीकरी, जिसका निर्माण किया था अकबर ने। दूसरा भी है दीवान ए खास। दीवान ए
खास, दीवान आम दीवाने खास, ये इसका भी स्थान कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। इसका भी निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा ही किया गया था। पंचमहल, पंचमहल, अब पंचमहल का भी निर्माण कहाँ हुआ था? किस स्थान पर है? फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल कहाँ बना है? फतेहपुर सीकरी में। और किसके द्वारा बनवाया गया है? अकबर के द्वारा, अकबर के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद का निर्माण भी फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा कहाँ? फतेहपुर सीकरी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। बुलंद दरवाजा। अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा सिकंदरा में। इसका निर्माण अकबर का मकबरा कहाँ बना है? यह भी बना है आपका कहाँ? सिकंदरा के अंतर्गत। और यह किसके द्वारा बनाया गया है? जहांगीर के द्वारा। अकबर का मकबरा कहाँ बना है? सिकंदरा में। और किसके द्वारा बनवाया गया है? जहांगीर के द्वारा। एक और भी है दीवाने एक खास, जैसे यहाँ लिखा गया दीवाने आम दीवाने, तो दीवाने आम दीवाने और दीवाने आम दीवाने खास, तो एक और भी दीवाने खास है, ध्यान रखिएगा, दीवाने खास, दीवाने खास आगरा में है। और इसका निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? शाहजहां। दीवान ए आम, दीवान ए आम, इसका भी निर्माण आगरा में हुआ है। और किसने कराया था? शाहजहां ने। किसने कराया था? शाहजहां ने। तो यह रहे भारत के मुगल कालीन इमारतें। अभी तक हमने किसकी चर्चा किया? कि भारत में मुगल कालीन इमारतें। अब हम यहां पर चर्चा करेंगे भारत के ऐतिहासिक युद्ध। मुगल काल में भारत के जो ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो ऐतिहासिक युद्धों को अगर देखा जाए तो पहला है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का यह प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? 1191 में। इसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था। इसमें क्या हुआ था? पृथ्वीराज ने किसको हराया था? पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध में अर्थात 1191 में हराया था। और यही तराइन का प्रथम युद्ध, अगर यही दूसरा है कि तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का इस द्वितीय युद्ध में जो हुआ था 1192 में, इसमें मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को हराया गया। मोहम्मद गोरी ने किसको हरा दिया? पृथ्वीराज चौहान के। तो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। चंदावर का युद्ध, अगला आपका महत्वपूर्ण है चंदावर। चंदावर का युद्ध जो हुआ वह है 1194 में। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था 1194 में। कौन? मोहम्मद गोरी ने किसको हराया था? जयचंद को। तो यह तीन मुगल कालीन आपके ऐतिहासिक हैं। पानीपत की पहली लड़ाई, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा।
पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में, जिसमें बाबर ने किसको परास्त किया था? इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। इसके बाद खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का खानवा का युद्ध 1527 में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। और इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। इसमें कौन? यहां बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, और खानवा के युद्ध में आकर के 1587 में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। अगला है चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध 1528 में। चंदेरी का युद्ध कौन? 1528 में मेदिनी राय, बाबर ने किसको हराया? मेदिनी राय को हराया था। चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को परास्त किया था। अगला घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध आपका हुआ था 1529 में। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। बाबर ने अफगानों को हराया था। बाबर ने 1529 में किसको हराया था? अफगानों को हराया था। अगला आपका है चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध जो हुआ था वह 1539 में। चौसा का युद्ध 1539 में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया। इस चौसा के युद्ध में शेर शाह के द्वारा किसको पराजित किया गया? हुमायूं को पराजित किया गया। कन्नौज का युद्ध, इस कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। यहां कन्नौज में शेर शाह ने भी किसको हराया? हुमायूं को हराया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध, आगे देखा जाए पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध नहीं, अब कौन सा आ गया? पानीपत का द्वितीय युद्ध। अकबर ने हेमू को हराया था। और हुआ कब था? 1556 में, और जिसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया था पानीपत के द्वितीय युद्ध में। हल्दी घाटी का युद्ध, यह युद्ध हुआ था 1576 में, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। अकबर ने किसको हराया था? महाराणा प्रताप को। अगला है प्लासी का युद्ध। अगला आपका क्या है? प्लासी का युद्ध हुआ था 1557 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1557 के अंतर्गत प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। 1557 में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को पराजित किया प्लासी के युद्ध में। वांडीवास का युद्ध,
वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, जिसमें फ्रांस की पराजय हुई थी। इसमें किसकी पराजय हुई थी? फ्रांस की पराजय हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में, 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने किसको हराया? मराठों को हराया। और बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध 1764, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764। अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। अंग्रेजों ने किसको हराया था? 1700। अंग्रेजों ने मीर कासिम को पराजित किया था। यह रहा आपका भारत के ऐतिहासिक युद्ध। भारत के प्रमुख मकबरे, यहां हम कुछ मकबरों की भी परिचर्चा कर देते हैं। भारत के प्रमुख मकबरे की भी हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन से प्रमुख मकबरे हैं जो प्राय प्रश्नों में पूछे जाते हैं? तो पहला है ताजमहल। ताजमहल प्रमुख मकबरा कौन है? ताजमहल। और यह ताजमहल याद रखिएगा विश्व विरासत स्थल भी घोषित कर दिया गया है ताजमहल। और कहां है यह? आगरा, उत्तर प्रदेश। ताजमहल कहां है? आगरा, उत्तर प्रदेश में। आगरा, उत्तर प्रदेश में ताजमहल है। सफदरगंज का मकबरा, सफदरगंज का मकबरा, सफदरगंज का मकबरा यह कहां स्थित है? यह है दिल्ली में। दिल्ली में सफदरगंज का मकबरा। अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा सिकंदरा, अकबर का मकबरा कहां है? सिकंदरा में है। और सिकंदरा आगरा, उत्तर प्रदेश। आगरा, उत्तर प्रदेश में है अकबर का मकबरा। इत्माद-उद-दौला का मकबरा, इत्माद-उद-दौला का मकबरा, इत्माद-उद-दौला का मकबरा है आगरा, उत्तर प्रदेश। आगरा कहां? उत्तर प्रदेश। आगरा, उत्तर प्रदेश में इत्माद-उद-दौला का मकबरा अवस्थित है। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा विश्व विरासत सूची के रूप में शामिल है। विश्व विरासत में जो कहां स्थित है? नई दिल्ली में। विश्व विरासत सूची के रूप में स्थित है। कहां स्थित है? नई दिल्ली। बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा औरंगाबाद, महाराष्ट्र। औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। औरंगाबाद, महाराष्ट्र। गोल गुंबज, गोल गुंबज, गोल गुंबज बीजापुर, कर्नाटक। बीजापुर कहां स्थित है? कर्नाटक में। गोल गुंबज बीजापुर, कर्नाटक। शेरशाह सूरी का मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम,
शेरशाहपुरी का मकबरा सासाराम, जो कहाँ अवस्थित है, जो बिहार में स्थित है। तो हम लोगों ने क्या देखा, मुगल कालीन इमारतें, भारत के ऐतिहासिक युद्ध और भारत के प्रमुख मकबरे। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रमुख लेखक व पुस्तकें। अगला प्रश्न क्या है, प्रमुख लेखक और पुस्तकें। तो यहां देखा जाए प्रमुख लेखक और पुस्तकों में चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई, प्रमुख लेखक चंद्रबरदाई। इनकी पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई की पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई की पुस्तक का नाम क्या है, पृथ्वीराज रासो। गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, इनका रामचरितमानस, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, विनय पत्रिका, और कौन सी है, कवितावली। अलबरूनी, अलबरूनी, इनकी महत्वपूर्ण किताब है किताबुल हिंद, किताबुल हिंद। अलबरूनी की महत्वपूर्ण किताब क्या है, किताबुल हिंद। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण किताबें हैं खालिक बरी, तुगलकनामा। इनकी महत्वपूर्ण किताब क्या है, तुगलकनामा। इनकी महत्वपूर्ण किताब का नाम है तुगलकनामा। और खालिक बारी, दूसरी क्या है, खालिक बारी। खालिक बारी इनकी दूसरी महत्वपूर्ण किताब है। तो कौन हो गए, चंद्रबरदाई, गोस्वामी तुलसीदास, अलबरूनी, जियाउद्दीन बर्नी, ये भी महत्वपूर्ण किताब है, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी की महत्वपूर्ण किताब है फतवा-ए जहांदारी, फतवा-ए जहांदारी। इनकी महत्वपूर्ण किताब क्या है, फतवा-ए जहांदारी। गुलबदन बेगम, इनकी किताब का नाम है, रचना है हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम, इनकी क्या रचना, हुमायूं नामा। इनकी महत्वपूर्ण क्या है, हुमायूं नामा। अबुल फजल किताब है अकबरनामा, इनकी महत्वपूर्ण किताब का क्या नाम है, अकबरनामा। जहांगीर की किताब का नाम है, जहांगीर की किताब का नाम तुजुक-ए जहांगीरी, जहांगीरी। इनकी किताब का नाम है तुजुक-ए जहांगीरी। मलिक
मोहम्मद जायसी, इनकी किताब का नाम है पद्मावत। इनकी महत्वपूर्ण किताब की रचना क्या है? पद्मावत। कबीरदास की रचना है, कबीरदास की रचना है बीजक। कबीरदास की रचना का क्या नाम है? बीजक। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ। यह रही प्रमुख लेखक एवं पुस्तकें। कौन कौन सा? प्रमुख लेखक और पुस्तकें। चलिए, ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था हम देखते हैं। ब्रिटिश काल में जो भू राजस्व व्यवस्थाएं बनाई गई थी वह कौन कौन सी थी? पहला था अस्थाई बंदोबस्त। पहला क्या था? अस्थाई बंदोबस्त। पहली व्यवस्था क्या थी? अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त, या इसे आप कह सकते हैं जमींदारी बंदोबस्त, या इसे आप क्या कह सकते हैं? जमींदारी बंदोबस्त। चाहे अस्थाई बंदोबस्त कहा जाए चाहे जमींदारी। और यह आया था अस्थाई बंदोबस्त किसके का शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय यह व्यवस्थाएं की गई थी। और रॉयल कॉर्नवालिस का कार्यकाल था 1793 में। कब था? 1793 में। यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और कर्नाटक में, और कह दिया जाए उत्तरी कर्नाटक में लगाया गया था। अगला है रैयतवाड़ी। दूसरा क्या है? रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लाया गया था वह टॉमस मुनरो के द्वारा। टॉमस मुनरो के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। और लगा कब? 1820 में। इसका प्रयोग बंबई, मद्रास, असम, और असम में अस्थाई रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रयोग किया गया था। अगला है महालवाड़ी। अगला व्यवस्था क्या है? महालवाड़ी व्यवस्था हार्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। हार्ट मैकेंजी के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में। हार्ट मैकेंजी का जो शासन काल था 1822 में, तो यह व्यवस्थाएं लागू की गई थी। तो यहाँ ब्रिटिश कालीन की जो राजस्व व्यवस्था थी वह 3 पार्टों में बटी हुई थी। वह इसमें कौन कौन सा था? पहला था अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, दूसरा था रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरा था महालवाड़ी व्यवस्था। यह 3 व्यवस्थाएं उस समय विद्यमान थी ब्रिटिश शासन काल के अंतर्गत। और इसी के साथ ही आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगले क्लास में पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।